हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 12। तो हम क्लास 12 में आ चुके हैं। तो क्लास 12 में हमारे पास जैसे 11th में 2 बुक थी, फर्स्ट बुक सेकंड बुक, ऐसे क्लास 12 में भी क्या होगी, एनसीईआरटी की 2 बुक है। किसी ने देख ली होगी, मतलब तुम में से बहुत कुछ ने देख ली होगी बुक, जैसे 2 बुक है। तो फर्स्ट बुक में क्या है, फर्स्ट बुक में हमारा मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये पोर्शन है, मतलब हम चार्ज से रिलेटेड पढ़ेंगे। चार्ज, करंट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और उनके आपस में कन्वर्जन, मतलब चार्ज करंट को हम मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को करंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये सब हम इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट बुक में ये। सेकंड बुक में क्या है, सेकंड बुक में हमारा है मॉडर्न फिजिक्स। ये पहले ऑप्टिक्स है, ठीक है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कुछ पोर्शन, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब है इसमें। तो जो फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज जो है वो स्टैटिक रहेगा, चार्ज को मूव नहीं करेंगे हम, ठीक है। और स्टैटिक चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, कोई चार्ज रुका हुआ है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो कर सकता है, उससे क्या क्या फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, वर्क डन वगैरह, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। एनर्जी, इसमें फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें, सबसे पहले टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले चार्ज पे जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उससे एसोसिएटेड क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे मास होता है, कोई सब्सटेंस है उसके पास क्या होगा, मास होगा। कोई भी छोटा सा पार्टिकल हो, बड़ा पार्टिकल, कोई भी हो, मास होगा। ऐसे क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस चार्ज है, मतलब उनके पास एक प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से वो कुछ इफेक्ट शो करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। कैसे लिखेंगे, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, ऐसे ड्यू टू विच it produces and experiences electric and magnetic effects, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और उनकी वजह से उसके ऊपर फोर्स भी लग सकते हैं। वो किस तरह से लगेगी, वो आगे फर्दर हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे, बाकी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, तुम्हें पता होगा कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, there are 2 types of charges. फर्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सबसे पहले बताया था कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट, फिलोसोफर वगैरह था ये। और $100 के जो करेंसी है बिल, उस पर भी इसका फोटो लगा होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। किसी मूवी वगैरह में नाम सुन रखा होगा तुमने, स्लमडॉग मिलियनेयर। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसने दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तब से चार्जेस को 2 तरह के मानते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, और ये आ कहां से रहा है,
पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी एक एटम का एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूट्रल एटम ले लेते हैं। तो न्यूट्रल एटम जानते होंगे तुम। तो एटम में क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। अब चलो मान लो हम ले लेते हैं सोडियम, है ना। तो सोडियम जानते हो, सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है। 11 नंबर पे आता है मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, 11 प्रोटॉन, ठीक है। और साथ में न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन भी होते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, सॉरी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। 11 पॉजिटिव है और नेगेटिव भी 11 है, टोटल हो गया 0। तो टोटल चार्ज हो गया 0। अब क्या होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो 11 की जगह क्या हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया तो ये प्लस का 11 माइनस का 10 बचेगा प्लस का 1। तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब क्या हो गया, इस पे प्लस में 1 चार्ज हो गया। एक बेसिक यूनिट हो जाएगी, उसको बताएंगे क्या होता है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। इतना चार्ज हो गया प्लस ई के इक्वल, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो 9 ही रह गए इलेक्ट्रॉन, तो 11 माइनस 9 ये प्लस 2 चार्ज। एक और निकल गया तो 8 रह गए प्लस 3 चार्ज। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहा है। प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है प्रोटॉन की कंपैरिजन में। तो उसमें कौन सा चार्ज आता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज, किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज को देखते हैं, नेगेटिव चार्ज फिर इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसमें कितने 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 0, न्यूट्रल है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। वैसे होता नहीं है, पर मान लेते हैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके पास। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पर कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 11 थे, अब 12 हो गए। तो देखो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। क्या नेगेटिव आ रहा है टोटल, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया, ये 13, तो माइनस का 2। एक और आ गया माइनस का 3। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता जा रहा है, क्या आता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के कंपेरिजन में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो रहे चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर कम है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में तो नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। चार्ज में ट्रांसफर अगर होता है तो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन का नहीं होता। प्रोटॉन मूव नहीं करता, प्रोटॉन उसकी जगह पर ही है। मूव को कौन कर रहा है, ट्रांसफर कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो चार्ज किसी बॉडी पे अगर चार्ज है, आया है, तो किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोल देंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए। अब देखो जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट को देखेंगे हम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है,
तो ऐसा यूनिट तुम्हें याद होगा, 11th क्लास में बताया होगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम होती है इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। और एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहां से क्यू को लिख सकते हैं हम I इंटू टी। तो देखो ये करंट है और ये टाइम है। करंट का यूनिट होता है ऐसा ही एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड। तो 1 कूलम इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। और चाहो तो यहां से डायमेंशन लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, एम्पियर के लिए ए यूज में लेते हैं और टाइम के लिए टी, तो ए टी। तो ये चार्ज की ऐसा यूनिट हो गई और ये इसका डायमेंशन हो गया। अब इसकी और यूनिट्स भी होती हैं, जैसे अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स में एक होता है 1 कूलम इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ स्ट्रेट कूलम। ठीक है, ये स्ट्रेट कूलम जो होता है ये सीजीएस यूनिट है इसकी। एक होता है एब कूलम, होता है एब्सोल्यूट कूलम। वन एब्सोल्यूट कूलम इक्वल्स होता है 10 कूलम। वन एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम की इक्वल होता है। इसके अलावा एक यूनिट होती है इसकी फैराडे भी होती है। 1 फैराडे इक्वल्स होता है 96500 कूलम। और एक यूनिट होती है इसकी एम्पियर इंटू आर। ये होता है 3600 कूलम की इक्वल। ठीक है, ये तो हो गई। इन दोनों को हम प्रैक्टिकल यूनिट भी बोल सकते हैं, फैराडे को। ठीक है, ये नॉर्मली हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्जेस एक से दूसरे पर जाते हैं, तो उसमें हम फैराडे वाली टर्म्स यूज में लेते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। और ये एम्पियर इंटू आर, तो एम्पियर इंटू आर तो नहीं सुना होगा, पर तुमने सुना होगा ये वाली चीज MAH, मिली एम्पियर आर। ये तुमने सुना होगा। कहाँ सुना है? तो सुना है हमने मोबाइल में, जो हम बैटरीज जो आती है, वो किसी की बैटरी 3000 mAh की है, किसी की 3500 mAh की है, किसी की 5000 mAh की है, किसी की 6000 mAh की है। तो ये mAh क्या है? मिली एम्पियर आर। ये चार्ज की यूनिट है। क्या है? चार्ज की यूनिट। ठीक है, 1 एम्पियर आर इतना हो गया, मिली लग गया, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो ये मतलब 10⁻³ करेंगे तो 3 एम्पियर आर हो जाएगा, ये 5 एम्पियर आर हो जाएगा, 6 एम्पियर आर हो जाएगा। तो ये क्या है? चार्ज है। तो बैटरी में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है ये चीज शो करता है। मिली एम्पियर आर क्या होता है? बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी, ठीक है, मतलब ज्यादा देर तक उसको हम यूज में ले सकते हैं। कम चार्ज स्टोर करेगी, थोड़ा कम टाइम तक यूज में ले सकते हैं। तो चार्ज जो स्टोर कर रही है वो है। तो ये नई चीज हमें पता चल गई, मिली एम्पियर आर प्रैक्टिकली जो हम यूज में लेते हैं। अब तुम तुम्हारे दोस्त को बोल सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स को, कि तू फोन करता रहता है, ये मेरे फोन की बैटरी इतनी अच्छी है, इतने mAh की। तो mAh का मतलब भी जानते हैं कि होता है क्या mAh। तो तुम क्या कर सकते हो? उसके मजे ले सकते हो, स्टाइल मार सकते हो कि देख mAh वाला क्या होता है, ये चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, सुन। तो क्या करेगा? हाँ यार। तो तुम्हारे क्या जाएंगे, मजे आएंगे क्या, कि तुम हीरो बन गए उसके सामने। तो ये mAh क्या है? मिली एम्पियर आर चार्ज की यूनिट है। यहां से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट्स हो गई इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इनको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे हम आते हैं इस पर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की, वहां पर आ जाते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले
फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या चीज शो करता है? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी या एक्सेस है तो चार्ज आएगा, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कोई चार्ज बॉडी है, उसके कांटेक्ट में अगर हम अनचार्ज बॉडी को रखेंगे तो चार्ज से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक से दूसरे पे चार्ज जा सकता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे ट्रांसफर होगा चार्ज। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तीसरी हो जाएगी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, तो इस पर ध्यान देंगे। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड है। तो चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। तो पार्टिकल उसके पास मास भी है, चार्ज भी है और साथ में क्या है? मास भी है। तो चार्ज जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसका मास इंक्रीज या डिक्रीज होता है। उसका मास क्या होता है? चेंज होता है, भले ही थोड़ा सा हो पर होता है। तो चार्ज हमेशा किसी साथ मास के साथ एसोसिएटेड है। कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा या जाएगा तो उससे इतना मास इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। क्वांटिटी बहुत कम है पर फिर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। मान लो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज है मतलब उससे क्या हो गया? कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। बाहर निकल गए तो उसका मास क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना को हम इससे, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इतना मास क्या हो गया? उसका डिक्रीज हो गया। 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मास क्या हो गया? उसका डिक्रीज हो गया। या फिर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके आएगा, तो इससे 10 इलेक्ट्रॉन आए तो इतना मास, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मास बढ़ जाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन आए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना मास बढ़ जाएगा। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतना। ठीक, तो इसमें क्या ले सकते हैं? इसमें ले सकते हैं if a body is given पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं मतलब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, देन इट्स मास डिक्रीजेस। उसका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। और क्या हो जाएगा? बॉडी नेगेटिव चार्ज देन इट्स मास इंक्रीजेस। तो उसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे पॉजिटिव चार्ज से मास डिक्रीज होगा, नेगेटिव से चार्ज मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको जो चार्ज है वो हमेशा मास से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, पर इसका उल्टा नहीं होगा ना। अगर मास है किसी के पास तो उसके बाद जरूरी है उसके पास चार्ज हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे तो चार्ज नहीं आएगा। मास तो उसके पास रहेगा, कोई भी बॉडी है तो मास तो उसके पास रहेगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे तो उल्टा नहीं होगा कि मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद चार्ज, ऐसा नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है
फोर्थ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज के क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है इसको ऐसे समझ लेते हैं। फिर इसमें टर्म होती है क्वांटा, क्वांटा का सिंपल मीनिंग होता है बंडल, पैकेट। तो चार्ज जब भी जाएगा किसी बॉडी के पास तो एक पैकेट में जाता है, एक बंडल में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बिस्किट लेना है, तुम्हें 2 बिस्किट खाने हैं, तो 2 बिस्किट खाने तो 2 बिस्किट नहीं मिलेंगे, तुम्हें क्या खरीदना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक पैकेट खरीदना पड़ेगा। उस पैकेट में 10 बिस्किट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। तो जो बिस्किट जो आएंगे वो पैकेट में आएंगे। ऐसे किसी भी बॉडी के पास चार्ज चाहिए तो चार्ज जो आएगा वो भी एक पैकेट में आएगा, एक बंडल में आएगा, उसको हम क्वांटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वांटा होता है क्या, ये क्वांटा होता है जैसे किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके पास आएगा। नेगेटिव चार्ज तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई के इक्वल। ये एक बेसिक यूनिट है चार्ज की और इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तुम्हें ध्यान होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है इतना ही, प्लस में होता है पर वो प्लस ई 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लस चाहिए उसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस चाहिए उसके पास चार्ज आएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है प्लस ई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्लस 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे प्लस 3। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, हमेशा चार्ज जो आ रहा है ऐसा आ रहा है, प्लस ई प्लस 2e प्लस 3 प्लस 5e प्लस 10e। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है। और ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव भी आएगा, माइनस ई माइनस 2e माइनस 5e माइनस 10e, इस तरह से आएगा। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज, हमेशा किसी भी बॉडी में चार्ज होगा तो वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, प्लस ई 1e 2e 3e 4e 5e, इस तरह से। तो ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन एज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, ऐसे लिख सकते हैं। हियर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 इंटीजर नंबर। ठीक है, पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो प्लस एन, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो माइनस एन, तो ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ई का वैल्यू इतना होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसको 10 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज क्वांटाइज होता है और क्वांटाइज होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा किसके, ई के। ई बेसिक यूनिट है चार्ज की। तुम्हें चार्ज ऐसे नहीं मिलेगा e/3 2e/3, किसी भी बॉडी पे इस फॉर्म में चार्ज नहीं मिलेगा, मतलब क्यू का वैल्यू ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चार्जेस क्वांटाइज हो गया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, चार्जेस कंजर्व्ड। कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, तो दोनों बॉडीज को हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम मान लेंगे। ये पूरा सिस्टम है, ये बॉडीज अगर कांटेक्ट में आ रही है, इनमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और सिस्टम का जो पूरा चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम कहीं पर भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वहां फिजिकल रिएक्शन हो रही हो, केमिकल रिएक्शन हो रही हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो रही हो, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये कोई सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह किसी पे डिपेंड भी नहीं करता है चार्ज। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसी भी टाइप के, अगर वो रिलेटिव मोशन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वहां पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा अप्लाई होगा। तो फॉर एन आइसोलेटेड
system, the total charge always remains conserved. किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल, फिजिकल, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, तो हमेशा जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका टोटल चार्ज जो रहेगा कंजर्व रहेगा. आपस में बॉडीज का चार्ज चेंज हो सकता है, मतलब एक सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज हैं, उनमें आपस में चार्ज चेंज हो सकता है, पर टोटल जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे सिंपल अगर तुम केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह ऐसे लिखते होंगे, जैसे Cu है, वो Cu2 प्लस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल 0 है चार्ज, इस पर +2 ही चार्ज है, यहाँ -2 ही चार्ज है, यहाँ पर भी अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 0. तो पहले भी टोटल 0 है, बाद में टोटल 0. तो चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर रहे हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो चार्ज ये भी लिख सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस ट्रांसफर हो सकता है ये, ठीक है. तो ये चार्ज इज कंजर्व हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी. और हम देख लेते जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलर, ये ध्यान हो तुम्हें सभी को, सिमिलर चार्जेस रिपेल. सिमिलर चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सिमिलर चार्ज मतलब प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मतलब सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. मतलब अपोजिट चार्जेस मतलब क्या हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो ये चीज हमें ध्यान है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल. ठीक है, एक देख लेते हैं हम यहां पर, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे कोई भी चार्ज है Q, ठीक है, अगर रेस्ट में इफ चार्ज इज एट रेस्ट, उसको हम ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक. चार्ज इज एट रेस्ट मतलब जो वेलोसिटी होगी उसकी 0 होगी, देन इट विल प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा. कब, जब चार्ज रेस्ट में होगा. तो रेस्ट वाला चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. पर अगर चार्ज मान लो मूव कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, सपोज मूव कर रहा है. इफ चार्ज इज इन मोशन, चार्ज अगर मूव कर रहा है मोशन में, मोशन में मतलब वेलोसिटी उसकी अब कांस्टेंट ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे, कांस्टेंट ले रहे हैं, constant velocity, charge in motion with constant velocity, then it produces electric and magnetic field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ एक और फील्ड प्रोड्यूस करेगा मोशन की वजह से, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. इसको आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है. और थर्ड हो जाएगा, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज, मतलब वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है वो, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, then it produces
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and also radiates एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको पढ़ेंगे, उनकी फॉर्म में एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, और उसके अलावा क्या करेगा, वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। इसको फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएगी जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। चार्ज कैसे कर सकते हैं, रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और अगर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है तो साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में बेसिक चीजें हो गई। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं उसके। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करना है तो एक मेथड होता है सबसे पहले फ्रिक्शन। ये हम सबने यूज में लिया है, फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या है, जैसे दो बॉडीज है, दो बॉडीज को आपस में हम रब कर रहे हैं, दो बॉडीज को आपस में रब कर रहे हैं, तो रब करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस पर डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होगी मतलब क्या आ गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरे पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है। कैसे हमने क्या किया हुआ, हमने एक प्लास्टिक का स्केल लिया हुआ है, उस प्लास्टिक के स्केल को हमने क्या किया, सिर पे रब किया, सिर पे रब किया, हमारे हेयर पे सिर पे रब किया, तो क्या हुआ, हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और वो किस पे चला गया, स्केल पर। तो हेयर हो गए हमारे पॉजिटिव चार्ज और स्केल जो प्लास्टिक का बना हुआ है वो हो गया नेगेटिव चार्ज। फिर उस प्लास्टिक के स्केल से हम क्या करते हैं, उस प्लास्टिक के स्केल को रखते हैं ऐसे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर देते हैं। फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या होते हैं, फिर इससे अट्रैक्ट होते हैं, इसकी चिपक जाते हैं। इसका अट्रैक्शन होना हम समझाएंगे आगे कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब वो क्या हो गया, वो जो प्लास्टिक का स्केल है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। ऐसे जो कॉम्ब होता है, हम कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो कॉम्ब भी क्या होता है, चार्ज होता है। जब हम ऐसे घुमाते हैं उसको, सर्दी में ज्यादा होता है ऐसा जाते हैं तो वो, ठीक है, विंटर सीजन में ज्यादा होता है। विंटर सीजन में हमारी बॉडी जो है, हेयर्स वगैरह वो इजीली चार्ज हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा वूलन क्लॉथ, तो वूलन क्लॉथ जब ऐसा हेयर के पास ऐसे रब करते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं, चार्जिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग हो रही है। और एक सिंपल सा एग्जांपल क्या सभी ने किया होगा, जैसे चेयर ली, ठीक, चेयर के ऊपर एक पर्सन को बिठा दिया, ऊपर टांगे करके बैठ जा तो आराम से, और पीछे से हम कपड़े से मार रहे हैं उसको। थोड़ी देर मारा, मारने के बाद फिर उसको टच कर रहे हैं, फिर जैसे टच करते हैं तो मजा आता है। मजा आता है मतलब एक शौक लगता है छोटा सा। क्यों लगा शौक, क्योंकि इसकी बॉडी क्या हो गई, चार्ज है। इसको मारा हमने, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हुआ, तो हमें शौक लगा। तो फ्रिक्शन क्या होगा, मेथड हो जाएगा। इसमें क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर रब against each other, then electrons are transferred from a body with लोअर वर्क फंक्शन। ठीक है, टर्म होती है वर्क फंक्शन, इसको हम बताएंगे। लोअर वर्क फंक्शन टू अ बॉडी विद हायर वर्क फंक्शन। ठीक है, कोई भी बॉडी हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, ग्लास हो, क्लॉथ हो, कुछ भी हो, सभी के पास थोड़े बहुत तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते ही हैं। उनकी क्वांटिटी भले बहुत कम हो पर रहते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंड होते हैं, तो लूजली बाउंड होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर एनर्जी देंगे, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो एक के पास क्या है,
वर्क फंक्शन कम है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली बाउंड है, इसको थोड़ा सा एनर्जी मिला फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से जैसे इसको एनर्जी मिला ये निकल गया बाहर, वो बाहर निकले किसके पास आ गया, इसके पास, दूसरी वाले के पास, इसका थोड़ा वर्क फंक्शन ज्यादा है, ठीक है, हायर वर्क फंक्शन, तो इससे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे निकल जाएगा, जैसे इससे निकला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, उतनी ही से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इन दिस मेथड, एक दिन हम लिख सकते हैं, इन दिस मेथड a body becomes positively charged and another body becomes negatively charged with same magnitude, magnitude दोनों का सेम रहेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसी में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या होगा, इसमें एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी और सेम मैग्नीट्यूड से होगी। जैसा एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसमें हम, if a glass rod is rubbed with silk cloth, ठीक है, ग्लास रोड का थोड़ा कम होता है वर्क फंक्शन, इसका ज्यादा होता है, तो जब इसको रब करेंगे तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं। इफ अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन इसमें लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स are transferred from rod to cloth, then find charges on glass rod and silk cloth। तो ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ पे तुम्हें चार्ज निकालना है, तो बहुत सिंपल है, कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 20, किससे, ग्लास से किस पे, सिल्क पर, तो चार्ज ऑन ग्लास रोड हम बता सकते हैं Q इक्वल्स टू फॉर्मूला, प्लस में आएगा चार्ज क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, डेफिशिएंसी हो रही है, Q इक्वल्स टू N इंटू V, N का वैल्यू कितने 20 इलेक्ट्रॉन और E का वैल्यू 1.6 10⁻⁹ सॉल्व करना आता है तुम्हें, 1.6 into 20 32 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3.2 into 10⁻⁻18 कूलम, ये Q का वैल्यू हो गया। इतना ग्लास रोड पे आया, सिल्क क्लॉथ पे तुम बता सकते हो कितना आएगा, इतनी वैल्यूज है, वो भी माइनस में। और तुम्हें क्या करना है, इसमें होमवर्क में क्या करना है, तुम्हें मास निकालना है, ग्लास रोड का मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सिल्क क्लॉथ का मास इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, और कितने से होगा इंक्रीज, अगर सिल्क क्लॉथ का मास इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कितने से हो रहा है, ग्लास रोड का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कितने से हो रहा है, ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और ऐसे और भी क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। तो ये एक तो मेथड हो गया फ्रिक्शन, जितना एक पर पॉजिटिव आएगा उतना दूसरे पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरा मेथड होता है इंडक्शन। दूसरा मेथड क्या होता है, इंडक्शन होता है। इंडक्शन में क्या करते हैं हम, कोई भी एक चार्ज बॉडी लेंगे, एक चार्ज बॉडी ले ली, उसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके जाते हैं, ठीक है, पास में लेके जाएंगे, नियर पास में लेके जाएंगे। जैसे मान लो ये ग्लास रॉड है, ये कोई भी रॉड लेते हैं, इस रॉड पे क्या है, हम मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हम क्या कर रहे हैं, एक मेटेलिक स्फीयर के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसको इस मेटेलिक स्फीयर के पास, मेटेलिक स्फीयर के पास चार्ज 0 है, वो न्यूट्रल है।
अब इसको इसके पास लेके गया तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास, मेटेलिक स्फीयर के पास जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन मतलब इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चीज है, मतलब जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेके जाते हैं, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसकी सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाते हैं, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, और चार्ज इंड्यूस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होगा, अनचार्ज बॉडी है, दूसरी चार्ज बॉडी है, इसको इसके पास लेके गए, इसकी सरफेस पे क्या होगा, चार्ज अपीयर हो जाएंगे, एक साइड पर पॉजिटिव होंगे और एक साइड पर नेगेटिव, ध्यान रखना। तो क्या होगा, इंडक्शन में ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल है अगर, तो इस पर टोटल चार्ज जो रहेगा जीरो ही रहेगा, जितना पॉजिटिव आया इधर, इधर मान लो -10 ही आया तो इधर +10 ही, तो इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, जीरो है तो जीरो ही है, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या होता है, ये अनचार्ज था पहले, चार्ज को लेके गए इसके पास में, एक साइड पर नेगेटिव, दूसरी साइड पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये चीज क्या होती है, इंडक्शन होती है। इसमें आगे क्या कर सकते हैं, ये मान लो स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, इसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर रहा हूं। अर्थ मतलब एक वायर ले रहे हैं, यहां से लगा रहे हैं और फिर हम ग्राउंड पर ले जाते हैं उसको। अभी यहां से ये इंसुलेटेड है, यहां पे टच नहीं है। स्टेप 2 में क्या कर रहा हूं मैं, ये ग्लास रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये स्फीयर है, इस स्फीयर को क्या कर दिया हमने, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इस पे इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, और किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। ये अर्थ का, अर्थिंग का सिंबल होता है ये 10th क्लास में पढ़ा होगा शायद तुमने। तो ये ऐसे हम अर्थिंग कर देंगे, और जैसे मैं इसको अर्थिंग करूंगा, अर्थ से कनेक्ट करूंगा, तो अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर का वो जीरो हो जाएगा, इधर इस साइड पे चार्ज जीरो हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, पर ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मूव जो करते हैं वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो अर्थ से इधर आके इस वाले पोर्शन को न्यूट्रल कर देते हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है इस पर, उसको हम आगे जब पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के अर्थिंग वाले, अर्थ से कनेक्ट करने वाले, तो वहां पर मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये वाला चार्ज गायब क्यों हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आ रहे हैं और ये गायब क्यों हो रहा है, सब समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच गया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये ऐसे अर्थिंग को हटा दिया हमने स्टेप 3 में, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो गया, बचा क्या, नेगेटिव चार्ज बचा इसके ऊपर। और वो कहां से आया था, वायर कहां से, अर्थ से इधर आया था, ठीक है। तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज इधर आया, उसने इनको बैलेंस किया। जैसे मान लो यहां पर थे कितने, 10 पॉजिटिव थे, उधर से -10 ही आ गया अर्थ से, तो टोटल हो गया 0, बचा ये वाला। तो यहां से क्या कर दिया, इस स्फीयर को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया अर्थिंग की हेल्प से। अगर अर्थिंग नहीं करूंगा तो इस पर जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में 0 था, अभी भी 0। तो इंडक्शन में क्या ध्यान रखना है तुम्हें, इंडक्शन में ध्यान में रखना है कि जब अनचार्ज बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी को लेके जाते हैं, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसकी सरफेस पर चार्ज अपीयर होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा एक साइड पर, इस साइड पे मान लो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, तो इस साइड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अपीयर होते हैं। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, when a charged body is brought up near to a uncharged body, an uncharged body, then positive
negative charges of equal magnitude appear on the surface of uncharged body. That is called induction. चार्ज, तो ये इंडक्शन हो जाएगा हमारा सिंपल। चार्ज बॉडी उसको लेके जाएंगे अनचार्ज बॉडी के पास, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके सरफेस पर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में चार्ज अपीयर होंगे, एक साइड पे पॉजिटिव दूसरी साइड पर नेगेटिव। अब हो जाएगा एक तीसरा मेथड, तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है हमारा कंडक्शन। तीसरा मेथड क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान लो एक चार्ज स्फीयर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, इसको ला रहा हूं कांटेक्ट में। कांटेक्ट में किसके? अनचार्ज बॉडी के। मान लो ये दूसरा स्फीयर अनचार्ज है, ठीक है, इस पर चार्ज 0 है और इस पर चार्ज लेते हैं Q। तो मैं इसको इसके कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है, इसको इसके कांटेक्ट में ला सकते हैं हम किसी वायर से, वायर की हेल्प से। ये दो मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे किसी वायर की हेल्प से कांटेक्ट में ला रहे हैं, या फिर डायरेक्टली ऐसे टच भी कर सकते हो तुम दोनों को, इसको पकड़ा इसको पकड़ा, दोनों को टच कर, ठीक है। ये इंसुलेटेड, ध्यान रखना ये वाला पोर्शन हम इंसुलेटेड ले रहे हैं। तो जब इनको टच करेंगे हम ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा, इससे इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज आएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज, इस पर Q है, इस पर 0 है, तो टोटल चार्ज Q ही हुआ, तो Q चार्ज क्या होगा, इन दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो नॉर्मली इनकी साइज पर डिपेंड करता है, जैसे स्फीयर की बात करते हैं साइज पर डिपेंड करेगा, ज्यादा साइज का स्फीयर होगा उस पर ज्यादा चार्ज होगा, कम चार्ज का स्फीयर होगा, कम साइज का स्फीयर होगा उस पर कम चार्ज आएगा। और अगर दोनों की साइज सेम है, ठीक है, दोनों की साइज सेम है, तो दोनों चार्ज जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, जैसे कंडक्शन में क्या है, दो चार्जेस है, दो बॉडीज है, ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज कंडक्शन में टोटल चार्ज है, दोनों बॉडीज की साइज सेम है, सब कुछ दोनों आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो इन दोनों के साइज सेम है, साइज सेम है, जैसे कॉन्टेक्ट में लाए, कॉन्टेक्ट में लाने के बाद क्या होगा, ठीक है, इस पर चार्ज हो जाएगा Q/2 और दूसरे वाले पर भी आ जाएगा चार्ज, जैसे इसको यहां पर लगा देते हैं, अभी तो अलग अलग यहां पे लगा देते हैं, और इस पर भी हो जाएगा कितना, Q/2, तो दोनों पे इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तब इफ स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, इस पे पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, अगर इस पर नेगेटिव है तो इस पर भी उतना नेगेटिव ही चार्ज आएगा, सेम टाइप का चार्ज, ऐसा नहीं इस पे पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव आ गया। इंडक्शन में हो रहा था, इंडक्शन में उल्टा होता है, इंडक्शन में क्या हो रहा था, जैसे ये लेके गया मैं ग्लास रोड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थिंग वर्थिंग सब करने के बाद क्या है, इस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इंडक्शन में इस पे पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आ रहा। कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में दोनों पर सेम रहेगा, जितना इस पे पॉजिटिव है तो दूसरे पर भी पॉजिटिव ही आएगा। और एक कब होगा, जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे हम, ठीक है, ऐसे दूर दूर नहीं रखना है, दोनों को सिर्फ टच करना है, वायर की हेल्प से टच कर सकते हो, डायरेक्टली टच कर सकते हैं, तो क्या हो रहा है, ये कंडक्शन में होता है, ठीक है। अब तुम्हें तुम जो बचपन में जो एक्सपेरिमेंट करते थे, खेल खेलते थे, मतलब एक्सपेरिमेंट तो क्या, तुम तो खेल रहे थे उस टाइम, एक्सपेरिमेंट तो अब समझा देते, तो क्या कर रहे थे तुम, जब वहां पर स्केल को क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे सिर के ऊपर, हेयर के ऊपर रब किया, रब करने से क्या हुआ, स्केल नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो स्केल क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिवली चार्ज, तो ये तो तुम्हारा फ्रिक्शन वाला मेथड हो गया। अब इस नेगेटिवली चार्ज स्केल को तुम
जब वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं तुम्हारे उनके पास लेके गए, तो जैसे उनके पास लेके गए तो इन कागज के टुकड़ों पर क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ। क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ। कैसे, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। उल्टा आता है, ध्यान रखना इंडक्शन में उल्टा आता है। तो इस पर नेगेटिव, तो इन पर पॉजिटिव आएगा इधर, ठीक है। दूसरी साइड पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर क्या हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से ये कागज के टुकड़े ऐसे इस पे चिपक गए और तुमने बोला देख जादू है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले फ्रिक्शन वाला मेथड से तुम चार्ज कर रहे हो स्केल को, फिर यहां पर क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है और इंडक्शन की वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम यहां पर ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। और देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ट्रू टेस्ट है किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का, मतलब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, इसका ट्रू टेस्ट क्या है। देखो जैसे हमने अभी स्केल वाला एग्जांपल लिया, स्केल वाले एग्जांपल में क्या लिया, ये नेगेटिव चार्ज था और जो पेपर थे ये टुकड़े इनके, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है फिर भी क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, हुए नहीं हुए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये इसकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। अब तुम में से कुछ बोलोगे कि सर इसमें माइनस भी तो है, माइनस माइनस रिपेल क्यों नहीं हुआ, तो हो रहा है रिपेल वहां पर। ये दूसरा वाला एंड दूर गया, दूसरा वाला एंड उससे चिपकता नहीं है, पूरा कागज नहीं चिपकता, सिर्फ एक ही एंड चिपकता है, दूसरा उससे दूर भागने की कोशिश करता है। पर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन थोड़ा कम है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम है तो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, रिपल्शन कम लग रहा है, इसकी वजह से इस पे चिपक रहा है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल था पेपर और ये चार्ज था, तो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन से मैं नहीं बता सकता कि ये जो दूसरी बॉडी है ये चार्ज है या नहीं है। तो अगर ये रिपल्शन होता है कहीं पर, कहीं पर क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन तभी हो सकता है जब दूसरी बॉडी भी चार्ज हो, एक बॉडी अनचार्ज है एक चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वहां से अनचार्ज बॉडी के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा कि अनचार्ज है या चार्ज है। जैसे पेपर का एग्जांपल ले लो, तो इसमें क्या है, ये तो चार्ज है ये अनचार्ज है, अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में चार्ज है नहीं है, पर इसने इसको अट्रैक्ट किया तो मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, या तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर ये अनचार्ज होगा, दोनों केस में अट्रैक्शन होगा। पर अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो ट्रू टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का, मतलब चार्ज का पता करने का, वो क्या है, रिपल्शन। तो इसको तुम ध्यान रख सकते हो, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। रिपल्शन, अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही है तो हमें पता चलेगा दोनों बॉडी चार्ज है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गए। अब इसके हम एक टॉपिक पर आ जाते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे अब, ठीक है। तो टॉपिक आ जाता है हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ सिमिलर है जैसा तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था वैसे ही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, एक Q1 दूसरा Q2, ये दो पॉइंट चार्जेस लिए हमने, ठीक है। दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन है क्या, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या है हमारा, रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या है, फोर्स। तो मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके पे फोर्स लगा रहा है, मतलब ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको कैसे निकालेंगे, तो वही यहां पर हमें पता चलेगा। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन टू स्टैटिक चार्ज आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों पास पास में रखे हुए हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो r है, तो जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर के, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंबाइनिंग अबाउट टू, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको एक साथ लिख देंगे ऐसे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल के साइड आएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पर K। ठीक है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K का वैल्यू होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी बताएंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट में 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट तुम चाहो तो बना सकते हो इसकी, कैसे बनाओगे, R स्क्वायर को दे ले आओ, Q1 Q2 को अपॉन में ले आओ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और चार्ज की कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट में। और फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या होगी, ये पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो लाइन है ये जो ज्वाइन कर रही है इसी के अलाउ होगी। अगर रिपल्शन है मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स इधर लगाएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ से क्या, जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ये भी लगाएगा इधर। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, और ये और इस पर ये जो होगा ये इधर फोर्स लगाएगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ हो गया हमारा, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इसकी यूनिट K का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई का तो यूनिट होता नहीं है, तो ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ठीक है, कूलम का पता है हमें 80 और उसका स्क्वायर, न्यूटन का पता है मतलब फोर्स का mLT-2, और मीटर मतलब L स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा m माइनस L स्क्वायर ऊपर के माइनस L3 T2, पहले से एक और 2 और आएगा तो 4 हो जाएगा, और A2। तो इसको तुम बना सकते हो, यूनिट से आता है तुम्हें बनाना, तो ये m-1 L-3 T4 A2। कभी कभी ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, और इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। मतलब इन चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम है तो ये एप्सिलॉन नॉट और उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब वैक्यूम की जगह हम बात कर ले अगर मीडियम आ गया इसके अंदर, if there is a medium between point charges then, मतलब ये दोनों पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, अब वैक्यूम नहीं है, अब इनके बीच में कोई भी मीडियम डाल दिया हमने। ठीक है, कंडक्टिंग नहीं चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ऐसे वैक्यूम की जगह एयर आ गया
या डिस्टिल्ड वाटर आ गया या सैंड आ गया, कुछ भी आ गया चार्जेस के बीच में, तो जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, हम एफ डैश लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले हमने यहाँ पे 0 लगाया था, अब नहीं लगा रहे, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया फॉर्मूला। ठीक है, हियर ये जो एप्सिलॉन है इसको लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, वो जो के लिखा था उससे अलग है, दूसरा के है। ठीक है, एप्सिलॉन इंटू के ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी है, एंड के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो जब वैक्यूम में था तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट था बस, अब क्या हो गया एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन था एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो इसको देखो कैसा लिख देंगे हम, एफ डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके साथ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन में। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं वापस एफ लिख सकता हूं, जो स्टार्टिंग में मैं वैक्यूम वाला लिखा था, और उसमें क्या आ जाएगा के आ जाएगा। और के की वैल्यू जो होती है वैक्यूम के लिए 1 और बाकी जो मीडियम होंगे उनके लिए 1 से ज्यादा होगी। वैक्यूम में के का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो वापस वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बाकी कोई भी मीडियम हो, जैसे एयर के लिए 1.005 के आसपास कुछ होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग, मतलब 1 से ज्यादा होगा। तो वैक्यूम में जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा लगेगा, और जैसे मैं मीडियम डाल दूंगा कुछ भी उनके बीच में तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज जाएगी। कितने टाइम से डिक्रीज जाएगी, के टाइम से, अपॉन में क्या आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपली कि पहले वैक्यूम में रखे हुए हैं तो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, अब हमने क्या किया किसी मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम में डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, के का वैल्यू 5 है, पहले फोर्स लग रहा है 50, तो अब मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, सिंपल 50 डिवाइड बाय 5, मीडियम के अंदर सेम डिस्टेंस है तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बस हो गया। तो वैक्यूम में इतना, मीडियम में इतना लग रहा है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म पे, डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन निकाले वेक्टर फॉर्म से एक्सप्लेन करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर से एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो एक चार्ज रखा हुआ है Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, Q1 Q2। अब Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, Q2 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब दोनों पे जो फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लो, ये लाइन। तो एक पोजीशन वेक्टर ऐसे भी ले लेते हैं Q1 से Q2 की तरफ, इसको नाम दे देते हैं R12 वेक्टर, और R12 को मैं लिख सकता हूं क्या, R2 माइनस R1। सबको ट्राइंगल हो पता होगा, या पोजीशन वेक्टर निकालना पता होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ठीक है, अब मान लो ये इसको दोनों सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है तो इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं F12 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और ये इसे फोर्स लगा रहा है, इसको लिख देते हैं F21। तो देखो F12 वेक्टर में कैसे लिखूंगा, F12 को लिखूंगा मैग्नीट्यूड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में क्या आएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, R12 की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, ये इसको R12 वेक्टर ऐसा लिख देंगे। अब चाहो तो तुम R12 को ऐसा लिख सकते हो
वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये आर के इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड आर के इक्वल लिया है मैंने, R12 का मैग्नेट आर के इक्वल लिया है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और ये R जो है ये भी इसी का मैग्नीट्यूड है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ध्यान दो ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल, तो किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, गलत लिख दिया मैंने, किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और ये r जो है ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो उसको हम r को मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, तो उसका स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये जो R12 है इसको मैं लिख दूंगा कैसे, इस तरह से, यहाँ पर F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, इसका तो हो गया Q, और यहाँ आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अगर मैं लिखूंगा F21, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे हम, इसको लिखेंगे, देखो ये R12 इधर है और इसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन जब भी मुझे अपोजिट करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ, किसका, माइनस का साइन, तो माइनस के साइन से पता चल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मतलब F21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ F12, न्यूटन थर्ड लॉ में यही पढ़ा था कि न्यूटन थर्ड लॉ में दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल टू लिखा हुआ है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस का साइन, तो ये आ गया हमारा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का इसका क्यूब, और ये R2 माइनस R1। यहां पे ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन कैसे ली हमने, इसकी डायरेक्शन में तो प्लस का साइन रहेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का साइन, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करना है घर पर, क्या क्या मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। उसके अलावा तुम रेफरेंस बुक से भी कर सकते हो, रेफरेंस बुक मतलब जैसे तुम्हारे पास सभी के पास HC वर्मा होगी, उसमें एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 1 की क्वेश्चंस कर सकते हो, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 protons separated by 1 centimeter distance। दो प्रोटॉन से दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब लॉ से निकालना है तुम्हें। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ electrostatic force and gravitational force between 2 protons separated by 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। तुम्हें रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, दो प्रोटॉन्स के बीच में कितना लग रहा है। इसके लिए मैं तुम्हें लिख देता हूं मास ऑफ प्रोटॉन, तुम्हें ध्यान होगा मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है हमें 1.67 10⁻⁻27 kg, और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान होगा, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, 10⁻⁻ कितना है उसमें आंसर देना है, तो ये रेशो 10 टू द पावर कितना आया उसमें आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है।
ऐसा यूनिट में। और इसके अलावा तुम बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो, एनसीईआरटी के, और जो भी रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर कुछ चीज तुम्हें समझ में नहीं आई इसमें तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक